ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय या परंपराएं, कन्वेंशंस। यह बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और यह विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो लिखित रूप में नहीं है, उसका आंशिक हिस्सा ही लिखा गया है। इसलिए वहां पर संविधान अभिसमय या परंपराओं से चलता है। समय के साथ साथ ब्रिटेन के संविधान में ऐसी वैधानिक परंपराएं विकसित हुई है जो संसदीय कानूनों या न्यायालयों द्वारा स्वीकृत नहीं है, परंतु इनका पालन कानूनों के समान ही किया जाता है। यह ब्रिटिश संविधान का अलिखित भाग है, किंतु वे संविधान को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इन्हें संविधान के अलिखित नियम, डायसी ने संवैधानिक अभिसमय, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, एंसन ने संवैधानिक परंपराएं कहा है। प्रोफेसर ओग ने इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया: अभिसमय उन समझौतों, आदतों या परंपराओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र कहलाते हैं, किंतु व्यवहार में वे बड़ी से बड़ी सार्वजनिक शक्तियों के दिन प्रतिदिन के संबंधों एवं कार्यों के ज्यादातर भाग का नियमन करते हैं। प्रोफेसर डायसी का मत है, अभिसमय वे सिद्धांत या व्यवहारिक नियम हैं जो यद्यपि राजा, मंत्रियों तथा दूसरे पदाधिकारियों के कार्य का नियंत्रण करते हैं, पर वास्तव में वे कानून नहीं है। यानी ये कानून नहीं है, परंतु कानूनों के समान पालन किया जाता है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं। ये कानून से भिन्न है और नैतिक नियम है। परंपराओं का निर्माण संसद अपनी कानूनी शक्ति से नहीं करती, बल्कि इनका विकास होता है और इनके पीछे कानून की शक्ति भी नहीं होती। इनके पीछे सिर्फ नैतिक बल होता है। इनका स्रोत संसद न होकर प्रथाएं होती है। दूसरा, इनका पालन जो है उपयोगिता के कारण किया जाता है और इनका पालन कानून के समान ही किया जाता है। कानून और अभिसमय में अंतर होता है। कानूनों का निर्माण कानून निर्मात्री सत्ता यानी सामान्यतः विधायिक, व्यवस्थापिका या संसद द्वारा किया जाता है और अभिसमय का निर्माण विशेष उपयोगी व्यवहार होता है। कानूनों का स्वरूप लिखित होता है और अभिसमय अलिखित रूप में होता है। कानून निश्चित होते हैं, अभिसमय अनिश्चित होते हैं। इनके जानकारी के लिए विशेष जागरूकता की आवश्यकता होती है। स्वीकृति: कानूनों के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति, दंड शक्ति होती है और अभिसमय के पीछे नैतिक शक्ति होती है। तो इस प्रकार कानून और अभिसमयों में अंतर होता है। अब इनमें हम देखेंगे अलग अलग परंपराएं, सम्राट से संबंधित अभिसमय या परंपराएं। ब्रिटिश सम्राट लोक सदन, वहां संसद के 2 सदन हैं। निम्न सदन या लोक सदन को कॉमन सभा कहते हैं
और उच्च सदन को लोकसभा कहते हैं। कॉमन सभा में जिस बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, यानी जिसको बहुमत मिलेगा उसके नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। ये एक अभिसमय है, परंपरा है, ऐसा कोई कानून नहीं है। दूसरा, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। सम्राट को यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है, परंतु अब यह परंपरा बन गई है कि वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कानून जब बनता है तो दोनों सदनों में पारित होता है, पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, फिर हस्ताक्षर होने के लिए वो सम्राट के पास जाता है। सम्राट चाहे तो इस पर हस्ताक्षर करने के लिए रोक सकता है, टाल सकता है। सम्राट प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करते हैं, उन्हीं के परामर्श से करते हैं। और यह भी एक परंपरा है कि सम्राट गलती नहीं करता, क्योंकि वो सारे काम अपने मंत्रियों के परामर्श से ही करते हैं। सम्राट को हाउस ऑफ कॉमन्स लोक सदन भंग करने का अधिकार है, परंतु सैद्धांतिक रूप से यह परंपरा बन गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही यह कार्य करता है। तो प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है, होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक उसको निम्न सदन में बहुमत रहता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव होता है उसके खिलाफ या मंत्री के खिलाफ, तो उसको पद को छोड़ना पड़ता है और विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ये सम्राट से संबंधित है। संसद से संबंधित, संसद के वैसे दो सदन है, निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स और उच्च सदन लोकसभा। संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। लोकसभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता था, तब कानूनी लॉर्ड को इसमें अवश्य शामिल होना चाहिए। पहले लोकसभा में जो अपील होता है उसकी प्रीवी काउंसिल में अपील की जाती थी, ये परंपरा थी। अब हालांकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी बन गए, तो उसमें जो कानूनी लॉर्ड होता है उसको शामिल होना चाहिए। लोक सदन का अध्यक्ष, हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष, जिसे वहां स्पीकर कहा जाता है, जैसे भारत में लोकसभा अध्यक्ष, वह राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है, यानी जो चुन लेने के बाद भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है। वह निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग भी बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। कानून बनने से पहले उसको विधेयक कहते हैं, 3 वाचन होते हैं एक बार, फिर जो विधेयक होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सदस्य पढ़ते हैं, फिर दूसरा वाचन, फिर तीसरा वाचन, और इस दौरान कोई सुझाव होते हैं तो उनको शामिल किया जाता है। धन विधेयक, यानी जो धन से संबंधित होता है, सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाए। लोक सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में शुरू किया जाता है और लोक सदन को इसमें ज्यादा शक्तियां होती है। इसमें लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स अनुदान मांग में कमी कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, परंतु वृद्धि नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल से संबंधित परंपरा है। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है
एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी एक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो सभी के खिलाफ मान लिया जाता है उसमें से। किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी अगर पराजित हो जाती है मंत्रिमंडल या प्रस्ताव पास नहीं हो जाता तो त्याग पत्र दे दिया जाता है उसमें से। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति ही उत्तरदायी होता है, उसी में विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, वहीं अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है, लोकसभा में नहीं। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिमंडल के जो सदस्य उनको अपने ही राजनीतिक दल से लेता है। राष्ट्रमंडल से संबंधित, राष्ट्रमंडल यानी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल हो सकते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंग रह चुके, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इनकी सदस्यता ऐच्छिक है और उसे वो त्याग सकते हैं। सभी प्रकार के राज्यों को आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करते हैं। किसी भी उपनिवेश के संबंध में तभी कानून बनाई जाएगी वहां की पार्लियामेंट जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना प्राप्त हो। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने मंत्रिमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। ये उससे संबंधित है। इस वर्णन से यह स्पष्ट है कि वहां बहुत सारी परंपराएं हैं, उनका महत्व भी है। इसी पर आधारित ब्रिटिश की शासन व्यवस्था संचालित है। यद्यपि किसी पुस्तक में नहीं है परंतु इनका पालन किया जाता है। ये अंग्रेज ने बहुत ही आदर की दृष्टि से देखते हैं। सामान्यतः ब्रिटिश रूढ़िवादी स्वभाव के होते हैं, वो पुरानी चीजों, पुरानी परंपराओं को बहुत पसंद करते हैं और उसमें परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय स्थान रखने वाले प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम के पारित होने तक लिखित रूप में इसका उल्लेख भी नहीं था। अधिकांश परंपराएं सम्राट और जनता के बीच संघर्ष के फलस्वरूप प्रतिष्ठित हुई और इन्हें ही कॉमन सभा सम्राट से शक्ति छीनने में सफल हुई। भारत की व्यवस्था में भी इन परंपराओं का काफी योगदान है। काफी सारी परंपराएं ब्रिटेन से ली गई है, पार्लियामेंट से संबंधित, मंत्रियों से संबंधित काफी सारी परंपराएं और ब्रिटिश पार्लियामेंट ही है। बाद में उनको लिखित रूप दे दिया जाता है। तो हमने इसको ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं या विषयों को विस्तार से देखा, अध्ययन किया। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।